बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से कोई ना कोई हम वीडियो ऐड करते रहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो खानेवाल में जो प्रोग्राम हुआ था उसका दूसरा हिस्सा है। खानेवाल प्रोग्राम के अंदर जो मुझे स्टेज पे बुलाया गया था और उसमें मैंने जो होम्योपैथिक टिप्स के हवाले से जो बातें की थी, अपने तजर्बे के हवाले से जो बातें की थी, उसमें एक और नुक्ता ये है कि मैंने ओपियम के बारे में बात की थी। मैंने उसमें ये तफसील बताई थी कि ओपियम का जो मरीज़ होता है वो जब भी आता है क्लिनिक पे तो दवाई इस्तेमाल करने के बाद आके सीधी सीधी ये बात करता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुनियादी तौर पे ये कैफियत उसके दिमाग की होती है कि उसका दिमाग सुन्न होता है, बेहिस होता है, उसकी फीलिंग ही डेड हो जाती है। तो जब भी मरीज़ की ये कैफियत होती है कि मरीज़ कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम ओपियम 1 mg की एक डोज देंगे और बाकी जो मेडिसिन हमने पहले दी हुई है उसी को भी अगर रिपीट कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब मरीज़ आएगा तो हम जब उससे पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको पहले से कुछ फ़र्क पड़ चुका है या नहीं, तो मरीज़ ज़रूर बताएगा कि मुझे अब आराम है और आपने ये दवाई मुझे पहले क्यों नहीं दी थी। बुनियादी तौर पे ओपियम का जो मरीज़ होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर जहाँ पे भी यानी रुकावटें पैदा होती हैं, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसकी आंतें काम नहीं कर रही, किसी का पेशाब बंद है, उसका पेशाब आने का जो मसला है उसके अंदर रुकावट है। इसी तरह करके जब मरीज़ कोमे में होता है, बेहोश होता है या मरीज़ डेथ पॉइंट के ऊपर होता है, तो हम आम तौर पे ओपियम 30 की चंद खुराकें देते हैं तो मरीज़ होश में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह करके अगर वो ज़हनी तौर पे भी इस कैफियत में शामिल हो कि मरीज़ ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह ओपियम का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। बुनियादी तौर पे ओपियम का एक बहुत बड़ा रूब्रिक है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। मरीज़ के अंदर ये खौफ होता है कि कोई चीज़ भी ज़्यादा ना हो जाए। मिसाल के तौर पे मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ज़्यादा अरसा तो नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब मुझे ज़्यादा आराम क्यों नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब पैसे तो ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो वो हर उस थीम के अंदर बात करता है जिसके अंदर ज़्यादती का आंसर होता है, एक्स्ट्रावेजेंस का मामला होता है। मैंने इस नुक्ते को समझने के लिए काफ़ी टाइम इस पे गौर फिक्र किया है कि एक्स्ट्रावेजेंस है क्या। तो एक्स्ट्रावेजेंस से मुराद यही है, मैंने वहाँ पे आपको केस भी सुनाया था। वो केस ये था कि एक खातून मेरे क्लिनिक पे आई थी, आके कहती है कि डॉक्टर साहब ये देखें, ये मेरे गले के अंदर गिल्टी बनी हुई है। तो मैंने देखा, मैंने कहा बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है। तो कहने लगी नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ मसला है, आप तवज्जो से चेक करें। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहती है नहीं नहीं कोई गिल्टी बन रही है। तो मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप दवाई खाएं तो इंशाल्लाह गिल्टी ठीक हो जाएगी। तो वो बेसिकली ना खौफ का शिकार थे। कहने लगी कि एक मोहल्ले में एक और खातून थी, एक बाजी थी,
तो उनको भी इसी तरह की गिल्टी थी, उन्होंने तवज्जो नहीं की, ध्यान नहीं किया। तो वो खातून जो उसको कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने ये फील किया कि बुनियादी तौर पे ये फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस है कि उसके दिमाग के ऊपर खौफ शिकार हो चुका है। अक्सर लोग हमारे पास लोग आते हैं, जब भी वो शिद्दत का शिकार होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं, तो उनका एक रूब्रिक लगेगा, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। मौजूदा दौर की खौफ की एक बहुत बड़ी दुआ है। इसको 1 में देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी तरह जब मैंने उस खातून को दवाई दी तो वो कुछ अर्से बाद दोबारा मुझे मिली और 2-4 पेशेंट भी जब लेके आई तो कहती है, डॉक्टर साहब आपने मुझे बड़ी ख़ास दवाई दी थी, जो आपने मुझे पुड़िया खिलाई थी, उसी से मेरा वो जो गिल्टी का मामला था वो हल होना शुरू हो गया था। आपने इतनी अच्छी दवाई दी है कि वो जो गिल्टी थी मेरी, वो गिल्टी ख़त्म हो गई है। अब मुझे कोई दर्द नहीं होता और मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ। आज नए मरीज़ भी लेके आई हूँ। इसी तरह जो दूसरे नंबर का नुक्ता था उसमें मैंने बताया था कि होम्योपैथी के अंदर आम तौर पे ये कहा जाता है कि होम्योपैथी इलामात का इलाज करती है। मेरे नाकस इल्म के मुताबिक, रिसर्च और स्टडी के मुताबिक, आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कितना कुछ पढ़ा हुआ है, कितनी कोशिश की हुई है, कितनी मैंने डिग्रीज की हुई हैं। तो मामला ये है कि कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अब उसके अंदर आप गौर करें कि मैंने जो आज तक इसको पढ़ा है इलामात के वाले से, तो मैं जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था तो उसमें साइंस एंड सिम्टम का जिक्र किया गया था। इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें तो साइंस एंड सिम्टम का इलाज किया जाता है। ये बुनियादी तौर पे जो व्याड़ी वाले मेन सेमिनार के अंदर जो वजाहत है साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी शो हो जाएगा। फिलहाल हम आज एक नुक्ता डिस्कस करते हैं कि साइन एंड सिम्टम के अंदर सबसे बड़ी अहमियत होती है काज को हासिल होती है। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था खाने वाल पे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मुझे बुखार है। हम पूछते हैं कि बुखार कब से, वो कहता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन पहले मैं बारिश में भीग गया था। तो अब हमें काज मिली है कि भीगने की वजह से बुखार हुआ है, तो दवाई रेस्टॉक्स हो गई। और बंदा कहता है कि मैं 2 माह से बुखार में मुब्तला हूँ, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा और मैंने डैम के पानी में नहाया था, या कुछ इस तरह की बात करता है। तो इसकी दवाई होती है एंटम क्रूडम। इसी तरह मरीज आता है, वो कहता है कि मुझे शदीद किस्म की सर्दी लगती है, तो उसको मलेरिया बुखार हो सकता है। मलेरिया में हम सिंगल पल्साटिला 1 mg की डोज दे दें तो उसी से बुखार टूट जाएगा। इसी तरह बंदा कहता है कि मुझे 2 माह से बुखार है, पेट में भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि उसको टाइफाइड हो सकता है। तो रूट काज जब हमें मिलती है तो टाइफाइड बुखार के अंदर टाइफाइडिनियम या प्रोप्टेशिया हम लगाते हैं, तो रूट काज के ऊपर जो दवाई लगती है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसलिए रूट काज की बड़ी अहमियत है। अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं बेऔलादी के हवाले से। उसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे टेस्टिस के ऊपर चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, तो उसकी मेन 2 ही दवाइयाँ हैं, कोनियम और रूटा। आप इनमें से थोड़ी बहुत तफसील मालूम करके कोई एक दवाई भी दे देते हैं तो आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जरासीम की रिपोर्ट ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह मकसद ये है कि काज की बड़ी अहमियत है। काज को फोकस करें, काज को समझने की कोशिश करें, काज की बड़ी अहमियत है। तीसरे नंबर पे मैंने ये भी बताया था कि केस टेकिंग क्या होता है। केस टेकिंग की एक इंशाल्लाह तफसील से वीडियो भी आ जाएगी।
केस टेकिंग से ये मुराद होता है कि जब आप अच्छी केस टेकिंग करते हैं तो उसी से मसला हल हो जाता है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये दवाई कौन सी अच्छी है, इस मर्ज में कौन सी दवाई अच्छी है, इन इलामात पे कौन सी दवाई अच्छी है। दवाइयों का दर्जा शायद कम हो जाता है। केस टेकिंग अच्छी होनी चाहिए जी। मसला कैसे हुआ था, केस टेकिंग में 3 चीज़ों को आप नोट कर लें, सर से लेके पांव तक डिस्कस कर लें कि क्या क्या मसाइल हैं आपके। 24 घंटे की लाइव डिस्कस कर लें कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। उसी से काफ़ी मसाइल आपको पता चल जाएंगे। इसी तरह करके उसकी फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा सा मालूमात कर लें। उसकी जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या इशू था। 100 मसाइल होते हैं पैथोलॉजी के हवाले से। तो इसको 2-4 नुक्तों को केस टेकिंग कहते हैं। केस टेकिंग जब अच्छी होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मसाइल क्या हैं और किस वजह से हैं। तो फिर इसी तरह करके प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, मरीजों को भी फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह हम होम्योपैथी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इनफर्टिलिटी के हवाले से भी बात करता रहता हूँ, उसके साथ साथ उसकी भी काफ़ी वीडियो ऐड हो चुकी हैं। उसके अलावा हम जनरल होम्योपैथी के हवाले से भी बात करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमने मिलजुल कर काम करना है। तो कोई भी ऐसा इशू हो उसके लिए मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। तो मशवरा करने के लिए मेरा जो फ़ोन नंबर है आपके पास यकीनी तौर पे मौजूद है, लेकिन एक दफ़ा फिर नोट कर लें। 0321 5360 656। मेरा क्लिनिक रावलपिंडी में है, खन्ना पुल के पास। इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।